जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के राष्ट्र गौरव कार्यक्रम में हम लगातार बात करते हैं भारत के ज्ञान की, भारत के विज्ञान की, भारत के गौरव की, भारत के स्वाभिमान की। भारत कैसे विश्व गुरु था, भारत ने कैसे पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, पूरी दुनिया को सभ्यता दी, संस्कृति दी। भारत ने शून्य दिया। ये तो फिल्मों में कुछ गाने बने तो उससे हमें पता लगा, भारत ने केवल शून्य नहीं दिया। शून्य तो एक चीज है जिसको हमें पता है। भारत ने लोगों को कपड़े कैसे पहनते हैं, रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, खेती कैसे करते हैं, खगोल विद्या क्या हो सकती है, नक्षत्र विद्या क्या है, गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये सारा ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से लेकर योग के विज्ञान से लेकर मन की शांति से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हल कैसे पृथ्वी में चलता है, बीज कैसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डाले जाएं, ज्ञान विज्ञान की एक एक शाखा के ऊपर हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन लगाया है। विडंबना यह है कि ये ज्ञान विज्ञान की बातें नष्ट हो गई और इस नष्ट हुई ज्ञान विज्ञान की संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए, इसका संवर्धन करने के लिए पतंजलि योगपीठ निरंतर प्रयासरत है, निरंतर लगा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके गुरुकुल के आचार्यों के पावन सानिध्य में संस्कृत का गहन अध्ययन करके, चिंतन मनन और मंथन करके, हमारे वेद दर्शन उपनिषद के, आयुर्वेद के, हमारे योग के ग्रंथों के महासागर में से डुबकी लगाकर कुछ ऐसे मोती आम जनसाधारण के सामने रखे जिससे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, मन की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। योग को गुफाओं से निकालकर, ग्रंथों से निकालकर, ग्लैमर से निकालकर, गुरुडम से निकालकर घर घर तक पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने किया है। कोरोना वायरस ने हमें बता दिया है कि ज्ञान विज्ञान का हमारा स्तर क्या है। हम आधुनिक विज्ञान में हम चाहे अपने आप में ये दम भरें कि हम रोबोट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हमने वैक्सीन बना ली, हमने हमारी औसत आयु को बढ़ा दिया, अभी 70 साल कर दिया, 80 साल कर दी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आयु 85 साल तक हो गई, तो हम इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। हमने बैक्टीरिया खोज लिया, हमने बीमारियों के नामों की सूची हमने 1500 तक कर दी, 2000 तक कर दी, 2500 तक कर दी, तो इसको हम अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के ठेकेदार संगठन का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 1948 में बनाया गया, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास जब वो 1948 में बनाया गया तो वो ये कहता है कि शरीर में यदि बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। उसके स्वास्थ्य की परिभाषा भी पूरी तरह से अपूर्ण थी। मतलब आधुनिक विज्ञान अभी स्वास्थ्य की पूरी परिभाषा नहीं दे पाया है। और जिस सभ्यता, जिस संस्कृति को वो अनपढ़ कहते थे, जिसके बारे में ये कहते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने हजारों साल पहले जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, उस परिभाषा से अच्छी परिभाषा ना कभी पहले हुई है, ना कभी आने वाले समय में होगी। ऐसी परिभाषा देने का काम हमारे पूर्वजों ने दिया है। और केवल परिभाषा नहीं दी है, 2 पंक्तियों में स्वास्थ्य को बांधकर, स्वास्थ्य को खोल कर रख दिया। और केवल परिभाषा नहीं दी है, अभी का स्वास्थ्य, अभी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियों के नाम आते हैं। व्यक्ति की आयु तो बढ़ रही है, लेकिन व्यक्ति की इनएक्टिविटी बढ़ रही है, व्यक्ति बेड के ऊपर बढ़ रहा है, व्यक्ति को लकवा मार रहा है, व्यक्ति स्वस्थ फील नहीं करता, व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं आ रही। इतने टीके, इतने वैक्सीन, इतनी खोज होने के बाद भी व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा। तो इन सब का समाधान यदि कहीं है तो जैसे बीमारियों के समाधान के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग दिया है, और योग के साथ साथ हमारी दिनचर्या क्या हो उसके बारे में ऋषि मुनियों ने गहनता से विचार किया है। अभी कोई दवाई बनाई जाती है तो उसका पहले एनिमल सेल लाइन ट्रायल कर लेते हैं, फिर उसका एनिमल ट्रायल कर लेते हैं, फिर उसका मास पब्लिक में ट्रायल कर लेते हैं। वो ट्रायल के बाद उस दवाई को उतार दिया जाता है। लेकिन उस दवाई का किस दवाई के या किस खाने के साथ क्या संयोग बनेगा, क्या विरुद्ध संयोग बनेगा, उस दवाई को किस जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले लोग, किस क्षेत्र वाले लोग, किस परिस्थिति वाले लोग, किस भौगोलिक स्थिति वाले लोग कैसे खाएं, ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, उतनी गहराई तक अभी भी नहीं गए हैं। अभी एक नया शब्द आया है चिकित्सा विज्ञान में, जिसमें यह कहा जाता है कि अब हर व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके DNA के अनुसार
उसके रोग की, उसके जीन्स की पहचान करेंगे, और जीन्स की रोग की पहचान करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि इसको क्या क्या बीमारियां होने की संभावना है। फिर इसके बचाव के लिए उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसको बचाव के लिए एडवांस में उसको क्या मेडिसिन दें, या ऐसी कौन सी दवाई है जो उस व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर पर, उस व्यक्ति के डीएनए के ऊपर, उस व्यक्ति के जो आनुवंशिक उसका विकास हुआ है, उस विकास के क्रम में जिस परिस्थिति में वो रहा है, उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगी। ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की मॉडर्न एक पैथी निकली है। ये तो आज चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और हर व्यक्ति, और दुनिया का हर व्यक्ति छोड़ दीजिए, यूरोप के कुछ देशों को छोड़ दीजिए, तो भारत और भारत से गरीब लोग उस पैथी का, उस पद्धति का लाभ नहीं उठा सकते। वो अपनी सारी जीडीपी को हेल्थ पर खर्च कर दे तो भी वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से स्वास्थ्य नहीं ले सकते। इस क्षेत्र में हम यदि देखें तो हम ये पाएंगे कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले, और मैं इसमें यूं कहूं लाखों साल पहले, हमारी संस्कृति 1,96,08,53,121 वर्ष पुरानी है। उस समय से हमारे वेद दर्शन उपनिषद में, उसके हमारे ऋषियों ने हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर हमें वो ज्ञान विज्ञान दिया है जिसमें व्यक्ति की अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई है, भौगोलिक परिस्थिति को डिफाइन कर दिया गया है कि आप साउथ में रहेंगे तो आप चावल खाएंगे, नारियल खाएंगे, तो वो आपके शरीर के अनुकूल है। आप राजस्थान में रहेंगे तो राजस्थान में आपको ये खाना चाहिए, आपको गुजरात में ये खाना चाहिए, आपको हरियाणा में ये खाना चाहिए। यहाँ मॉइस्चर का लेवल इतना रहता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर इतनी रहती है, यहाँ का टेम्परेचर इतना प्लस माइनस होता है, यहाँ पर ये पैदा होता है, यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है। मतलब वर्षों से भारत की प्रकृति में आयुर्वेद के अनुसार खान पान, और आयुर्वेद के अनुसार कृषि, आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटियों की उपलब्धता वो क्षेत्र के अनुसार दिया है। पहाड़ में यदि कोई रोग होता है तो उस रोग से मुक्ति के लिए पहाड़ के लोगों की लोक परंपराओं में, लोक संस्कृति में वो खान पान इनकॉर्पोरेट कर दिया गया कि इनको ये खा लेंगे, इस मौसम में खा लेंगे, ऐसा व्रत कर लेंगे, ऐसा त्योहार कर लेंगे, इस प्रकार से खा लेंगे तो ये इस बीमारी से बच जाएंगे। ये हमारे यहां मैं जो आधुनिक मॉडर्न साइंस अभी जिस बात को सोच रहा है उसको हमने बहुत पहले ही दे दिया है। एक आहार उपयोगी है, लेकिन वो किसके साथ विरुद्ध आहार हो जाएगा, जहर हो जाएगा, किसके साथ उसको ले सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री का इतना माइन्यूट एनालिसिस, इतना माइक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस करने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किया है। और ये जो हमारा आयुर्वेद का विज्ञान है, ये केवल जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का विज्ञान नहीं है। जड़ी बूटी और पेड़ पौधों में क्या क्या तत्व हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो हमारे एक एक कोशिका के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर बहुत गहनता के साथ चिंतन, मनन और मंथन किया गया। धातु विज्ञान के ऊपर, मेटेरियल साइंस के ऊपर बहुत काम किया गया है। हमारा आयुर्वेद इतना अद्भुत रहा है कि कैसे कैसे 50 तत्वों का शोधन करना है और उनको कितनी मात्रा में मिलाना है और फिर कितनी मात्रा में लेना है जिससे वो शरीर के लिए अमृत का काम करें, इसके ऊपर गहन शोध किया गया है। तो आज व्यक्ति अच्छा इंजीनियर हो सकता है, आईआईटी कर सकता है, आईआईएम कर सकता है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई में नौकरी करने के बाद भी, कई करोड़ रुपए का पैकेज लेने के बाद भी, यदि वो शतायु ना होकर 30 वर्ष की आयु में कमाना शुरू करे, 40-45 साल की आयु से पहले उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उसको डायबिटीज हो जाए, उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, उसको एंजाइटी हो जाए, उसका हाई बीपी हो जाए, उसका चिड़चिड़ापन हो जाए, तो क्या हम उसको सुख कहेंगे, क्या हम उसको विकास कहेंगे, या क्या हम उसको शिक्षा कहेंगे, क्या हम उसको विद्या कहेंगे? मतलब हमारे यहां जिस किसान को, जिस दादी नानी को हमने अनपढ़ कहा, जिसको ये कहा कि इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये अक्षर को पढ़ना नहीं जानती, ये अपने हस्ताक्षर करना नहीं जानती, इसका मतलब ये अनपढ़ है, उसको भी हमने वो ज्ञान दे दिया जो उसको सुख दे सकता है। अपनी साइकोलॉजी कैसे रखनी है, अपनी मनस्थिति कैसे रखनी है, कोई दुख आए तो उस दुख में रिएक्शन कैसे देनी है, सुख में रिएक्शन कैसे देनी है, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना, और गलती से कभी बीमार हो जाएं तो रसोई घर में कौन से मसाले हैं जिनको खाकर हम अपने आप को ठीक कर लें, हमारे घर के आंगन में कौन से पेड़ पौधे हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने आप को ठीक कर लें, ये ज्ञान हमने सबको दिया। उनको आधुनिक विज्ञान की भाषा में, आधुनिक युग की भाषा में हम अनपढ़ कह सकते हैं,
जाहिल भी कह सकते हैं, गंवार भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि IIT IIM करने के बाद भी यदि कोई युवा 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में डायबिटीज का शिकार हो जाता है, BP का शिकार हो जाता है, उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, वो मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो सच्चा विकास नहीं है, वो सच्ची डेवलपमेंट नहीं है। सच्ची डेवलपमेंट तो वो डेवलपमेंट है जो आदमी को सुख दे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सुख सुविधाओं से आएगा, सुख संपत्ति से आएगा, सुख संसाधनों से आएगा, या सुख संतुष्टि से आएगा। तो हमारे भारत में हमने अपनी प्राचीन ज्ञान विज्ञान से संसाधनों से कैसे सुख आए, संतुष्टि से कैसे सुख आए, इसको बहुत गहराई से समझा है। तो इस प्राचीन ज्ञान विज्ञान को, योग को, आयुर्वेद को पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी घर घर तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ के बारे में यह कहा जाता है कि आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोकों के साथ आयुर्वेद की रचना की थी। पुराने जमाने में मेधा बहुत थी तो लोग 1 लाख श्लोकों की संहिताएं पढ़ लेते थे। बाद में जब कालांतर में लोगों की आवश्यकता हुई कि जितना उपयोगी है उतना बता दिया जाए, तो चरक संहिता हुई, सुश्रुत संहिता हुई, अष्टांग हृदय हुई, अष्टांग संग्रह हुई। वाग्भट, महर्षि चरक, सुश्रुत आदि ऋषियों ने उनको संक्षेप करके, सरलीकरण करके संहिताओं के रूप में हमें दिया। उसके बाद अगले हम और 2000 सालों की बात करें तो इन 2000 सालों में आयुर्वेद के जो अलग अलग विद्वान हुए, उन अलग अलग विद्वानों ने भी योग शतकम से लेकर, योग शतकम वल्लभा से लेकर, अजीर्ण अमृत मंजरी से लेकर बहुत से ऐसे लेख निकाले कि हम इस आयुर्वेद के महासागर में से निचोड़ निकाल लें, सार तत्व निकाल लें। एक आम किसान को, एक आम व्यक्ति को उसकी भाषा में, उसकी सरलता से, उसकी सहजता से जो समझ आ जाए, उस भाषा में हम उनको वो सार तत्व दे दें जिसका प्रयोग करके व्यक्ति सुखी अनुभव करे, उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। वो गांव में रहता हुआ, उत्तराखंड के गांव का, हमारे भारत का अंतिम गांव जिसके अंदर केवल 5 परिवार रहते हैं, केवल 10 परिवार रहते हैं, कोई सैटेलाइट वहां पर नहीं पहुंचता, कोई रेडियो की फ्रीक्वेंसी वहां पर नहीं पहुंचती, कोई सड़क वहां पर नहीं जाती। अभी भी चले तो हो सकता है 1.5 दिन 2 दिन तक चलना पड़े, खच्चरों के ऊपर जा सकें, पैदल जहां पर जा सकें। सीढ़ियों वाले खेत हैं, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है, कोई टेलीफोन की लाइन नहीं है, कोई बिजली की लाइन नहीं है, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति को भी पीढ़ियों से आयुर्वेद का ज्ञान मिला है। यह भारत की ताकत है कि ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की रिसर्च एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंची है, और वो रिसर्च उस अंतिम गांव के व्यक्ति के पास है। वो जानता है कि सुखी कैसे रहना है, संतुष्ट कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, और यदि गलती से बीमार पड़ जाएं तो अपने आसपास की, मेरे घर के अंदर, घर की रसोई घर, उस सामान्य सी किचन के अंदर जिसके अंदर 4 डिब्बियों में या 4 वो जूट के बने हुए अपने बर्तनों के अंदर जो कुछ रखता है, उसी के अंदर वो जानता है कि मैं कैसे अपना इलाज कर सकता हूं, अपने आसपास की वनस्पतियों से कैसे इलाज कर सकता हूं। ये ज्ञान विज्ञान हमने घर घर तक पहुंचाया था, और यही भारत की बड़ी ताकत थी। और इसी ताकत के बल पर यदि भारत को कोरोना जैसी लड़ाई, बीमारियों से लड़ना है, महामारियों से लड़ना है, तो इसी ताकत के बल पर लड़ सकता है। और इसी ताकत को, इसी ज्ञान विज्ञान को गुलामी के इस अंधकार से बाहर निकालकर दोबारा से घर घर तक पहुंचाने का काम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। योग को गुफाओं से निकाला, क्लेमर से निकाला, गुरुडम से निकाला, ग्रंथों से निकाला, और घर घर तक पहुंचा दिया कि आप योग दर्शन नहीं पढ़ सकते, आप वेद दर्शन उपनिषद नहीं पढ़ सकते, आपको संस्कृत नहीं पढ़ाती, आप योग के 84 लाख आसन नहीं कर सकते, तो आप योग के ये 12 आसन कर लीजिए, आप ये लंबी सांस ले लीजिए, झटके के साथ सांस को छोड़ दीजिए, आप ये अनुलोम विलोम कर लीजिए, 1 घंटा आप कर लेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। ऐसे ही आयुर्वेद को सूत्र के रूप में, संक्षेप रूप में पूज्य आचार्य जी ने घर घर तक पहुंचाया। अब आयुर्वेद के 1 लाख श्लोक हैं, अब आप और हम 1 लाख श्लोक नहीं पढ़ सकते। अब ये कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी चीज का व्यापार करने वाला हो, नेता हो, अधिकारी हो, श्रमिक हो, युवा हो, जवान हो, सैनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले तो वो एक शरीर का स्वामी है। और जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तब तक व्यक्ति ना अच्छा नेता हो सकता, ना अभिनेता हो सकता, ना सैनिक हो सकता, ना अच्छा, अगर खुद का शरीर ठीक नहीं है तो व्यक्ति जानकारी होते हुए भी अच्छा चिकित्सक नहीं होता, अच्छा अधिकारी नहीं होता, अच्छा व्यापारी नहीं होता, अच्छा किसान नहीं होता, अच्छा जवान नहीं होता, अच्छा वकील नहीं होता। तो कुछ भी होने से पहले अपने शरीर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक ज्ञान पीढ़ियों से हमें, दादा दादी से, नाना नानी से,
अपने परिवार से हमें मिलता था, वो ज्ञान की परंपरा खंडित हो गई। अब कुछ होता है तो तुरंत मेडिकल स्टोर की ओर जाते हैं, तुरंत डॉक्टर की ओर जाते हैं, और डॉक्टर स्वास्थ्य देने का काम नहीं करता, डॉक्टर दवा देने का काम करता है। अब पतंजलि ने एक संकल्प लिया है कि ऋषियों की इस ज्ञान परंपरा को, पूर्वजों की इस ज्ञान परंपरा को पुनर्जागृत करना है। आज अमेरिका हल्दी के ऊपर पेटेंट करवा रहा है, नीम के ऊपर पेटेंट करवा रहा है, गिलोय के ऊपर 800 से ज्यादा शोध कर रहा है, सौंफ के ऊपर शोध कर रहा है, अदरक के ऊपर शोध कर रहा है, जीरे के ऊपर शोध कर रहा है, अश्वगंधा के ऊपर शोध कर रहा है, अर्जुन के ऊपर शोध कर रहा है, और एक दो रिसर्च पेपर प्रकाशित नहीं कर रहा, हजारों की संख्या में प्रकाशित कर रहा है। तो अमेरिका को पता है कि भारत के पास यह बौद्धिक ज्ञान है, और इस बौद्धिक ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। कारखाने में कुछ दवाई बनाते हैं तो उसके सबके साइड इफेक्ट है, लेकिन जो हमारा बौद्धिक ज्ञान है, जो उत्तराखंड के, हिमाचल के अंतिम गांव में बैठा व्यक्ति जानता है, आज की भाषा में कहें तो जो लोगों ने, अपने पूर्वजों ने हमारे अपने शरीर के ऊपर किया है, फिर जिसको प्रमाणित पाया है, वो जो हमें दिया है, उस ज्ञान विज्ञान के ऊपर विदेशी नजरें गड़ाए हुए हैं। यदि हम इस धरती के ऊपर जीवित हैं तो हमें सुखी कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, ये विधा, ये विद्या जरूर आनी चाहिए। और इस विधा और इस विद्या को सिखाने के लिए आयुर्वेद दिया गया है। हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद भी जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मोक्ष का मार्ग सिखाते हैं। लेकिन यदि मैं इसमें केवल स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आयुर्वेद को 1 लाख श्लोकों का बनाया गया है। अब 1 लाख श्लोक आप नहीं पढ़ सकते। अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम और जितने विद्वान हुए हैं उनके निचोड़ के आपको एक तरीके से मेडिकल में एमबीबीएस और एमडी करने की जरूरत नहीं है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद के महर्षि चरक से लेकर, सुश्रुत से लेकर, वाग्भट से लेकर जितने विद्वान हुए, उन सबको, और उसके बाद मॉडर्न मेडिकल साइंस की कसौटी के ऊपर कसकर पूज्य आचार्य श्री ने बहुत बड़ा परिश्रम करके यह आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य नाम की पुस्तक बनाई है। यह पुस्तक इतनी अद्भुत है कि इसके अंदर आयुर्वेद का सारा निचोड़ है। तो हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस धरती के ऊपर श्वास ले रहा है और जो स्वस्थ होना चाहता है, जो अपने शरीर के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसके लिए आयुर्वेद के इस महासागर में से मोती के रूप में चुनकर पूज्य आचार्य जी ने कुछ मोती इकट्ठे किए हैं, जिसको आयुर्वेद सिद्धांत के नाम से पुस्तक का नाम दिया है। इस पुस्तक के भूमिका में लिखते हैं कि इसमें आयुर्वेद का पूरा सार तत्व है, तत्व ज्ञान है। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी के ऋषियों के ज्ञान को समग्र रूप से यहां पर समाहित किया है। और इस सार तत्व में ऐसा लगता है मानो सागर में गागर भर दिया है। इसमें पूज्य आचार्य श्री, मैं केवल भूमिका की बात करूंगा, प्राक कथन की। पूज्य आचार्य श्री लिखते हैं कि ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को शाश्वत कहा है कि जब तक मानव सभ्यता रहेगी, ये आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान रहेगा और मनुष्य को स्वास्थ्य केवल आयुर्वेद से मिलने वाला है। एलोपैथी 300 साल पुरानी पद्धति है। मैं एलोपैथी की निंदा नहीं कर रहा। एलोपैथी के अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। एलोपैथी के अंदर रिसर्च बहुत हुई है, शोध बहुत हुआ है। भारत सरकार का जितना बजट है, मान लीजिए भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है स्वास्थ्य के ऊपर, तो 100 रुपए में से 98 रुपए केवल एलोपैथी के ऊपर खर्च किए जाते हैं। ये तो मैं आयुर्वेद जहां की जन्मभूमि है उसकी बात कर रहा हूं। यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, किसी भी दूसरे देश की बात करें, तो वहां 100 में से 100 रुपए केवल एलोपैथी के ऊपर खर्च किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि विदेशों में आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद की दृष्टि से कोई शोध नहीं हो रहा। बौद्धिक ज्ञान को चुराने की दृष्टि से कुछ देश शोध कर रहे हैं, लेकिन वो शोध करेंगे तो उसको आयुर्वेद के नाम से नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, ना क्रेडिट दिया जाएगा, उसको एलोपैथी के रैपर में ही बेचा जाएगा। आयुर्वेद में भारत में 98 रुपए टोटल बजट में से एलोपैथी के ऊपर खर्च करते हैं, और जो 2 रुपए खर्च किए जाते हैं, उस 2 रुपए में भी आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्धा है, ये सारी पद्धतियों के ऊपर, होम्योपैथी से लेकर इन सब के ऊपर केवल 2 रुपए खर्च किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारों की दृष्टि क्या है, सरकारों की मंशा क्या है, उनकी इच्छा शक्ति क्या है, और वो क्या कर सकती हैं। और ऐसा किया है तो आयुर्वेद कहां पहुंचा है। तो सरकारों ने 70 साल में मिलकर जितना किया है, उससे अधिक एक संस्था केवल पतंजलि ने आयुर्वेद को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसमें पूज्य आचार्य श्री लिखते हैं कि आयुर्वेद शाश्वत है। पूज्य आचार्य श्री नहीं लिखते, प्राचीन हमारे ऋषि मुनि लिखते हैं। पूज्य आचार्य जी इस बात को दोहराते हैं, हमें समझाते हैं, और वो कहते हैं कि 3 युक्ति उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि हमारे जितने ऋषि हुए हैं,
जिसमें पुनर्वसु से लेकर, आत्रेय से लेकर, अग्निवेश से लेकर, जतुकर्ण से लेकर, पराशर से लेकर, हारीत से लेकर, क्षारपाणी से लेकर, सुश्रुत से लेकर, वाघभट्ट जी से लेकर, वो कहते हैं कि हमारे शरीर के 4 उद्देश्य हैं मनुष्य जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की उन्नति करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु से मिलना, यह हमारे शरीर का उद्देश्य है। लेकिन यह शरीर का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। वो कहते हैं कि हमारे शरीर का उद्देश्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर का उद्देश्य है हमारे धर्म के साधनों को, इसके माध्यम से धर्म के साधनों का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। फिर आगे पूज्याचार्य श्री लिखते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है, किस अर्थ से आयुर्वेद लिखा गया है। तो महर्षि चरक इसका उत्तर देते हैं कि प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पर्सनम च, कि ये आयुर्वेद शास्त्र जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको तो स्वस्थ रखना। देखिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखने की कोई चिंतन ही नहीं होता, और जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना, यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। और उसमें आगे महर्षि चरक लिखते हैं कि आयुर्वेद का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, आयुर्वेद का उद्देश्य वाहवाही लूटना या प्रशंसा का पाना या यश प्राप्त करना यह भी नहीं है। आयुर्वेद का उद्देश्य तो केवल प्राणी मात्र की करुणा की भावना से आरोग्य प्रदान करना है। अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन बना रहे, सारे देश लगे हुए हैं, सारे देशों ने अपनी मिलिट्री लैब को भी लगाया हुआ, इजराइल की मिलिट्री लैब लगी हुई है, फ्रांस की मिलिट्री लैब लगी हुई है, चाइना की मिलिट्री लैब लगी हुई है। तो इनका उद्देश्य ये नहीं है कि कोरोना को खत्म करके दुनिया को बचाना है, ये उद्देश्य तो सेकेंडरी है। सबका उद्देश्य क्या है कि हमें कोरोना की वैक्सीन मिल जाए तो पूरी दुनिया को बेचकर हम अरबपति बन जाएं। आपको कोई एलोपैथी की ऐसी कंपनी दिखाई देती है जिसका उद्देश्य हो कि हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है? आज चिकित्सा की जितनी कंपनियां काम करती हैं उनका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाना नहीं है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 100 लाख करोड़ रुपए है। ये कंपनियां बोर्ड रूम में बैठकर टारगेट बनाती हैं कि डायबिटीज के रोगी यदि पूरी दुनिया में आज 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ लोग हमारी दवाएं खाते हैं, तो 150 करोड़ लोगों को अगले साल तक हमें दवा खिलानी है। बीपी की दवा आज यदि 50 करोड़ लोग खाते हैं तो अगले साल तक 100 करोड़ लोगों को खिलानी है। आर्थराइटिस की दवा, हार्ट की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा जितने आज खाते हैं, हर साल वो अपने बोर्ड रूम में ग्राफ बनाते हैं कि आज यदि 100 करोड़ हैं तो अगले साल 125 करोड़ को खिलाना है। इस उद्देश्य के साथ वो काम करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक 2500 साल पहले तो मान चुके हैं लोग, वो लिखते हैं कि इसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, यश कमाना नहीं है। आज कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, तो एमबीबीएस एमडी करते करते 40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर जब वो एमबीबीएस एमडी करके आता है और एमबीबीएस एमडी करता है तो समाज का जो सबसे अच्छा मस्तिष्क होता है, तो अगर 100 में से हम बात करें तो कोई एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एमबीबीएस एमडी करके मुझे जनता को स्वस्थ बनाना है। बाकी लोगों का खुद मानसिकता क्या होती है कि मुझे 6 साल तक 7 साल तक मेहनत करनी है, एक बार मैंने एमबीबीएस एमडी कर ली तो पूरी उम्र आराम से बैठकर खाऊंगा, 7 पीढ़ियों तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एमबीबीएस एमडी इसलिए नहीं करते कि लोगों को रोग मुक्त बनाना है, वो कहते हैं लोग रोग मुक्त हों, बहुत अच्छी बात है। अधिकांश लोगों का सोचना है कि नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एमबीबीएस एमडी की डिग्री यदि हाथ में आ गई तो सारी उम्र हम मनचा ही कमाई कर सकते हैं। घर वाले भी यही सोचते हैं, एमबीबीएस एमडी करवाते हैं, डोनेशन के साथ करवाते हैं, लोन देकर करवाते हैं, फिर लोन लेकर हॉस्पिटल खोलते हैं, और जब लोन लेकर हॉस्पिटल खोलते हैं तो हर महीने बैंक में हॉस्पिटल की किस्त जानी है 10 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो वो जब किस्त डालनी जानी है तो डॉक्टर जब वहां पर बैठना है तो वो स्वास्थ्य देने का काम नहीं करता। उसको पता है कि आज मेरी ओपीडी में यदि 50 पेशेंट आए हैं तो एक पेशेंट के दिल के अंदर मुझे स्टंट डालना ही डालना है, 4 पेशेंट का मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कोई माँ बहन बेटी यदि डिलीवरी करवाने के लिए जाती है तो उस हॉस्पिटल की डॉक्टर को पता है कि मुझे हॉस्पिटल के खर्चे निकालने हैं, नर्स की तनख्वाह निकालनी है, किस्त निकालनी है, आगे की सेविंग निकालनी है, लैब का कमीशन निकालना है, फार्मा कंपनियों का की दवाओं से जो कमीशन मिलेगा उससे काम चलने वाला नहीं है। तो मुझे जो मेरे पास केस आएंगे उसमें से मुझे 10 में से 5-6 केस को जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको सिजेरियन करना ही करना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के 5,000 रुपए मिलेंगे, सिजेरियन कर देंगे तो 50,000 रुपए मिलेंगे। तो ये सारा धंधा चलता है। तो महर्षि चरक ने बहुत पहले ये कहा है
कि रोग चिकित्सक का उद्देश्य है, स्वास्थ्य देना है, धन कमाना नहीं है, सम्मान कमाना नहीं है, यश कमाना नहीं है, ये हजारों साल पहले लिखा है। तो ये आयुर्वेद सिद्धांत नाम की पुस्तक है। इसके अंदर क्या क्या है, नाड़ी परीक्षा है, इसके अंदर 7 धातुएं हैं, इसके अंदर पंच कोश के बारे में है, कैसे हम परीक्षा करें, शरीर की कैसे परीक्षा करें। मतलब आयुर्वेद में आपको अपने खुद की परीक्षा करनी है, आपकी प्रकृति क्या है, आप वात प्रकृति के क्या लक्षण है, पित्त के क्या हैं, कफ के क्या हैं। और आप देखेंगे कि हजारों साल पहले जो ऋषियों ने लिखा, जो पूर्वजों ने लिखा, आप भी अपने परिवार के 5 व्यक्तियों का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जिनके अंदर आपने किसी को पहचान लिया कि इसकी वात प्रकृति है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेता है, जल्दी याद होता है तो जल्दी भूल भी जाता है, उसका चेहरा ऐसा है, उसकी स्किन का कलर ऐसा है, उसके बालों की टोन ऐसी है। तो उन चीजों में हम देखते हैं तो तन और मन के जेनेटिक स्ट्रक्चर को वात पित्त कफ 3 कैटेगरी के अनुसार अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये पुस्तक एक तरीके से फर्स्ट एड जैसी पुस्तक है जो हर घर में जरूर होनी चाहिए। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य नाम की पुस्तक, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी में है, गुजराती में है, उड़िया में है, कन्नड़ में है, असमिया में है और केवल 250 रुपए में 300 पेज की ये पुस्तक है। बहुत अद्भुत चित्र इसमें दिए गए हैं और पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को इसमें समेटा गया है। आयुर्वेद के गूढ़ शब्दों का अर्थ दिया गया है, नाड़ी परीक्षा से लेकर, मल परीक्षा से लेकर, मूत्र परीक्षा से लेकर, जीभ की परीक्षा से लेकर सारी चीजों को समग्रता के साथ पूज्य आचार्य श्री ने गागर में सागर भरने का काम किया है। यह पुस्तक हर घर में जरूर होनी चाहिए और केवल होनी नहीं चाहिए। ये मैं तो ये कहता हूं, नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति को अच्छा तब माना जाएगा जब नई शिक्षा नीति में ऐसे आयुर्वेद को लगा दिया जाएगा। व्यक्ति डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, व्यक्ति व्यापारी बने ना बने, नेता अभिनेता बने ना बने, लाखों रुपए कमाए ना कमाए, लेकिन हम उसको शिक्षा में कम से कम स्वस्थ कैसे रहना है ये ज्ञान यदि बचपन से दे पाए तो हमारा भारत यदि स्वस्थ भारत बन गया तो महान भारत अपने आप बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप ये पुस्तक अपने घर में जरूर रखिए, दूसरों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। स्क्रॉल किए हुए नंबर के ऊपर आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। आपके नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र पर भी आपको ये पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए जय हिंद,